आज का पहला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। दूसरा है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 148 से 51 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और उनके कार्य। तो इनका कौन सा जो है सही मिलान है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सम्मिलित है। और चौथा जो है अनुच्छेद 148 से 151 जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां। अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहते हैं और महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं, न कि 148 से 151 तक। 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और उनसे संबंधित कार्यों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, इस देश का 1, 2, 3 सही है। चौथा ऑप्शन जो है वो इनका जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं की गई? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारतीय विदेश सेवा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा जैसी सेवाओं, अखिल भारतीय सेवा जैसी सेवाओं उन सेवाओं को कहा जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन सेवारत होते हैं। वर्तमान में 3 सेवाओं को भारतीय अखिल सेवा की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा शामिल है, यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय राजस्व सेवा अखिल भारतीय सेवा न होकर वह एक केवल केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह हुई अन्य प्राप्तियों में से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में, भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा अकाउंट में या निक्षेप और अग्रिम निधि में? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भारत की संचित निधि में। क्योंकि भारत की संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार के सभी प्राप्त राजस्व जैसे करों से प्राप्त आय, हुंडियों द्वारा निर्गम से प्राप्त आय, उधार और अग्रिम द्वारा प्राप्त आय आदि से मिलाकर बनती है। संचित निधि जो है संसद के नियंत्रण में होती है और संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। अगला प्रश्न है किस कानून के तहत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय नियमावली 1996 या संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 348 स्पष्ट रूप से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन यदि संसद चाहे तो इस स्थिति को बदलने के लिए कानून बना सकती है। इसी तरह हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा भी अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर राज्यपाल अपने राज्य में स्थित हाई कोर्ट को हिंदी या उस राज्य की सरकारी भाषा में कामकाज करने के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। और सी ऑप्शन है दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ था। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है वो तीसरी नहीं दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है और सीएजी के वेतन और भत्ते भी संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में उल्लेखित है। साल 2003 में संविधान का 92वें संशोधन हुआ। इस संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जबकि तीसरी अनुसूची जो है
वो शपथ से संबंधित है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? ऑप्शन है GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो जनवरी 1957 में किया गया था, ठीक है, और जिन्होंने विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज योजना के रूप में जानी गई, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो वर्तमान में लागू है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में स्थान दिया गया? समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता या पर्यावरण संरक्षण? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जो है वो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में इसे समान स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों में से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों से संबंधित विषयों पर कानून का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117(1), अनुच्छेद 304 और अनुच्छेद 249। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 249, क्योंकि संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि कुछ विषयों पर कानून का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन कुछ विषय इसके अपवाद है। इसमें अनुच्छेद 3 जो है उसके अनुसार नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधान की सिफारिश के लिए, ठीक है, सिफारिश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 117(1) जो कहता है इसमें है कि धन विधेयक 117 के अनुसार जो धन विधेयक है उसको पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। 304 जो कहता है वो है कि 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करने वाले विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? एस.के. धर आयोग, JVP आयोग, फजल अली आयोग या JVP और फजल अली आयोग दोनों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फजल अली आयोग। आजादी के बाद भारत के राज्यों को पुनर्गठन के लिए विभिन्न आयोग समितियों का गठन किया गया, इसलिए संविधान सभा के द्वारा नवंबर 1947 में सबसे पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया गया। धर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद JVP आयोग बनाया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। 22 दिसंबर 1953 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। फजल अली आयोग जो जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली, KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। फजल अली आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी और पंजाब और बंबई को छोड़कर अन्य राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की अनुशंसा कर दी। आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिशों को सरकार के द्वारा 1956 में स्वीकार कर दिया गया था, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उल्लेखित कौन से मौलिक अधिकार
नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, 15, 16, 25 और 27, 20, 21, 22 और 24, 25, 26, 29, 30 इनमें से कौन सा जो है प्राप्त है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 20, यानी कि अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 24 ठीक है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के तहत जो है ये मौलिक अधिकार जो हैं वो दोनों को, विदेशियों और भारतीय दोनों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जो मौलिक अधिकार जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, और अन्य मौलिक अधिकार जो है नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा रिट केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, परमादेश। परमादेश केवल उच्च न्यायालय या उच्च अधिकारियों के द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय या कर्मचारियों को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दी जाती है। यह रिट सबसे शक्तिशाली रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है, लेकिन इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और एक है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हाइबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश को मैंडेमस कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण को सिसेरियो और अधिकार प्रच्छा को क्यू वारंटो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अपने निर्णय में कहा कि प्रदूषण रहित जल और वायु का सेवन भी नागरिकों का मूल अधिकार है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, परमानंद बनाम भारत संघ, पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ या केशवन भारती बनाम भारत संघ। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। यह मामला जो है वो 1991 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय का एक दूसरा मामला जो परमानंद बनाम भारत संघ जो 1989 में आया था, इसमें कहा था कि यदि कोई व्यक्ति दोषी हो या नहीं ना हो, उसके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए और बीमार एवं रोगी को चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संबंधित समितियों के गठन का सही क्रम क्या है, जिसमें बलवंत राय समिति, अशोक मेहता, जीवी राव, एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन समिति। इसमें अगर बात की जाए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो 1957 में किया गया था। अशोक मेहता का 1977 में किया गया था। जीवी राव का जो है 1985 में किया गया था और एल.एम. सिंघवी का जो है 1986 में किया गया था और पी.के. थुंगन का जो है वो 1988 में किया गया था। इसलिए सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों पर विचार करें कि निम्नलिखित कुश्ती, जूडो, घुड़सवारी, ताइक्वांडो और कर्लिंग कौन से खेल भार वर्ग के अनुसार खेले जाते हैं? भार वर्ग के अनुसार खेले जाते हैं 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 3, 4, 5। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। भार वर्गों में कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन और मिश्रित मार्शल आर्ट को खेलों को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में किस खेल को सबसे अधिक पदक दिए गए मतलब एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक या फिर मुक्केबाजी।
तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इक्वेटिक्स। ठीक है, ये है हमारे आज के कुछ प्रश्न।